आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम लोगों ने काल विभाजन पढ़ाई। शुक्ल जी के काल विभाजन क्यों? क्योंकि परवर्ती आलोचकों ने शुक्ल जी के काल विभाजन का प्राय अनुकरण किया है, तो वो अपना काल विभाजन संवत में विभाजित करते हैं और संवत 1050 से 1375 के काल को वीर गाथा काल नाम से वो इन्हें कहते हैं। समझ लेना इस रीति काल को काफी हद तक क्यों। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी जिनको रटना है। फिर संवत 1700 ये है पूर्व मध्य काल, जिन्हें भक्ति काल भी कहा जाता है। ये हमने पढ़ लिया जी, अच्छे से आप एक बार इसको समझ लेना पूरा यूं। मध्यकाल ही है। उसके बाद संवत 1700 से 1900 जिसे रीति काल कहा गया है, यानी मध्यकाल यही है। मध्यकाल का बाद का भाग है, इसलिए इसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। कितनी देर तक आप नींद नहीं लोगे? 2 घंटे फकत। और 1900 से गद्य काल, जो कि आधुनिक काल है। अब ये सारे संवत में है, सन में बदलना हो, इनमें आप 57 घटा लेना और वापस संवत में कन्वर्ट करना हो 57 जोड़ लेना। उदाहरण के रूप में हम लोग यहां से लेते हैं, इनमें आप 57 घटाओगे तो आपके पास आंकड़ा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, यानी ये तो आप करेगी इस रीति काल की समय सीमा। ये आचार्य शुक्ल के अनुसार है। अब आप डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ पढ़ते हो तो वो ये कहते हैं कि ये जैसे 1643 1843 हो, कोई भी आप सीधा एक आंकड़ा ले लेते हो, ये थोड़ा सा कठोर निर्णय है कह रहे, यानी इनमें थोड़ी उदारता बरतना जरूरी है। जैसे कि आप चिंतामणि को लेते हो, चिंतामणि का जन्म एक स्रोत 1600 मानता है, दूसरा स्रोत 1609, और इनके अगर आप कवि कुल कल्पत्रु लेते हो तो इनका रचना काल है 1650 ईस्वी। अगर आप यहां से रीति काल का आगाज मानो तो ये 7 साल पीछे रह गई। अगर इनके जीवन काल से मान लिया जाए तो थोड़े आगे आ गए। इधर आप 1843 के साथ भी यही हो रहा है। आप ग्वाल इत्यादि की रचनाएं ले रहे हो, इनको क्रॉस करके जा रही है। डॉक्टर नगेंद्र ये कह रहे हैं कि 20-25 वर्ष इधर उधर संभव है, क्योंकि कोई कवि जैसे भले पद्माकर है, प्रताप शाह, ये जो अंतिम समय के कवि है, यूं नहीं है कि 1843 होते ही उन्होंने रीति की रचना एकदम बंद कर दी और उसके बाद वो सीधे भारतेंदु युग में चले गए और भारतेंदु की प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए रचना करे, ऐसा है नहीं कहते। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं कि 20-25 वर्ष आप इधर उधर करके काल के विभाजन कीजिए और वो हो जाएगा आपके, इन्होंने इसकी जगह ले लिया है 17वीं शताब्दी मध्य, और इधर वो ले लेंगे 19वीं शताब्दी के मध्य तक। अब आप एक फ्लेक्सिबल रवैया अपना रहे हो, लेकिन हमारे सवाल ये आएगा, ये आएगा आचार्य शुक्ल वाला ही, कि संवत 1700 से 1900 के बीच के काल को रीति काल की संज्ञा दी जाती है। अब ये रीति काल क्या है?
इसे रीतिकाल नाम क्यों दिया गया और रीतिकाल नाम किनके द्वारा दिया गया? इससे थोड़ा अपन पहले पढ़ते हैं, आचार्य पढ़ते हैं, आचार्य। जैसे कि ब्रह्मा आपने पढ़ लिया है तो अब आपके ये थोड़ा ठीक रहेगा। दंडी, वामन, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, कुंतक, लोलट, शंकुक, विश्वनाथ, जगन्नाथ, जयदेव, अप्पे दीक्षित इत्यादि, ये संस्कृत के आचार्य, संस्कृत के। अब जैसे कि भामा है, ये अलंकारवादी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया है भामा ने, यानी इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, सिद्धांत। इससे पहले आप भरत मुनि भी पढ़ लेते हो, जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। भामा ने एक मौलिक उद्भावना करके एक संप्रदाय को दिया हम लोगों को, अलंकार संप्रदाय। इन्होंने इनके सिद्धांत के बारे में बताया है। दंडी अलंकारवादी है। वामन ने भी एक संप्रदाय दिया है, रीति। साथ ही इन्होंने गुण के बारे में भी पर्याप्त मात्रा में प्रकाश डाला है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणा, तो काव्य के शोभा कारक धर्म इन्होंने गुणों को माना है। वामन ने गुण और रीति के बारे में, मोस्टली रीति का एक संप्रदाय दिया है। इसका मतलब है इन्होंने भी सिद्धांतों का निरूपण किया है। ये संस्कृत के आचार्य। इधर आप आते हो आनंदवर्धन, इन्होंने भी एक संप्रदाय दिया है, ध्वनि संप्रदाय, यानी इनकी भी मौलिक उद्भावना है। इन्होंने भी संप्रदाय के बारे में बताया है, यानी कोई इनको इन्होंने भी सिद्धांत दिए है, कह रहे सिद्धांतों का निरूपण किया है। अभिनव गुप्त, इन्होंने इस संप्रदाय को पल्लवित करने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। और मम्मट ने भी इसी संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए मम्मट को ध्वनि संप्रदाय का प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है, यानी इसे स्थापित करने का काम किया है ध्वनि संप्रदाय से। आप कुंतक आते हो, इन्होंने भी एक संप्रदाय दिया है, वक्रोक्ति संप्रदाय। इनकी भी मौलिक उद्भावना है। लोलट, शंकुक, ये व्याख्याकार है। इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है, जिसमें संबंध और निष्पत्ति के बारे में। विश्वनाथ और जगन्नाथ, इन्होंने भी काव्य के लक्षणों के बारे में बताया है, विशेष रूप से रस के बारे में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस को पहली बार काव्य की आत्मा कहने का काम इन्होंने किया है। जगन्नाथ भी रसवादी आचार्य है, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले साहित्य को काव्य कहा जाता है, यानी ये भी आपके रसवादी आचार्य है। इधर आप जयदेव, इनके चंद्रालोक लेते हो, ये ऐसे केशव की तरह अलंकारवादी आचार्य है, लेकिन मौलिक उद्भावना नहीं है। अप्पे दीक्षित, कुवलयानंद वाले,
ये भी अलंकारवादी आचार्य है, संप्रदाय इनका भी नहीं। अब आप समझ गए थोड़ा थोड़ा यूं कि आचार्य कौन से वे, लक्षण ग्रंथकार कौन से वे, व्याख्याकार कौन से, व्याख्याकार है शिक्षक ये। यानी ये जो चीज आपके रहेगी, अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा पूरा आपके संस्कृत का है, ये संस्कृत का, संस्कृत का। जैसे कि ये भामा संस्कृत के आचार्य है, वामन संस्कृत के आचार्य है, आनंदवर्धन संस्कृत के आचार्य है, कुंतक संस्कृत के आचार्य है। इन्होंने अपना कोई एक एक संप्रदाय दिया है, और इन लोगों ने, ये भी संस्कृत का आचार्य है, इन्होंने भी ग्रंथ लिखे। उनमें जो संप्रदाय था उससे एक अलंकार लिया और अलंकारों के बारे में इन्होंने बताने का काम किया है, कह रही। अब रीति का अर्थ क्या हो गया कि इन लोगों ने कुछ ऐसे नियम बना दिए, सिद्धांतों का निरूपण किया, सिद्धांत बना दिए। इन्होंने क्या किया, एक मार्ग बना दिया, मार्ग। अब इस मार्ग का जो अनुकरण करेगा वो इस संप्रदाय के अनुकर्ताओं में आ जाएगा। जैसे मार्ग का अर्थ क्या हुआ कि इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, लक्षण ग्रंथ। बस यही चीज रहेगी मोस्टली आपके, लक्षण ग्रंथ लिखेंगे। इन रीति काल के आचरण लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। रीति का अर्थ हो गया मार्ग, पद्धति, पद्धति विशेष। और जब रीति संप्रदाय पढ़ते उसमें भी यही है कि रीतिगत मार्ग है, एक बना बनाया मार्ग है जिनका ये लोग अनुकरण कर रहे हैं। और लिख क्या रहे हैं, ये लक्षण ग्रंथ लिख रहे हैं, लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ कैसे लिखेंगे, इनके सामने पहले है कौन है, इनके सामने भामा है, इनके सामने वामन है, ये इनके आगे उदाहरण रहे, इनके आगे विष्णा रहे हैं, इनके आगे आनंदवर्धन रहे हैं। ये जो आचार्य है ये इन रीति काल के कवियों, लेखकों, आचार्यों के जेन में है। इनका ये अनुकरण करेंगे और ये सब लोग ये संस्कृत के हैं, कह रहे। अब इन्होंने अपना एक सिद्धांत दे दिया, ये लोग क्या करेंगे, इसके अनुसार लिखने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इसे मार्ग कहा गया है कि एक बने बनाए रास्ते पर चल रहे हो, लीक पर चल रहे हो। इस मार्ग, रीति का नाम यही है, तरीका, ढंग, प्रकार, इसी को मार्ग, इसी को पद्धति विशेष कहा गया है। अब ये लोग क्या करेंगे, लक्षण ग्रंथ लिखेंगे। एक सवाल आपके बन गया, लक्षण ग्रंथ का अर्थ ये कि ये एक दुआ है, ये कवित्व है। तो जो पहले आप एक दुआ लिख रहे हो, इस दुए के अंदर है तो दुआ आपकी, लेकिन आप लिख ये रहे हो कि किसी पंक्ति में एक शब्द एक बार आता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें श्लेष अलंकार कहा जाता है। यही चीज जो मैंने कहा है, इसको आप दुए के रूप में लिख रहे हो। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने श्लेष का लक्षण बताया है कि श्लेष कहते किसे हैं। किसी पंक्ति में, किसी काव्य में कोई भी शब्द एक बार आता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें श्लेष कहते हैं। या आप ये कहते हो कि कोई काव्य की पंक्ति जिसमें एक से अधिक बार शब्द आते हैं, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकलता है, तो यहां पर आप ये कहोगे कि यमक अलंकार हुआ। या आप ये कहते हो कि किसी से उपमा विशेष्य को आप विशेषण से उपमित कर रहे हो, तो आप बताओगे कि उपमा अलंकार है। या आप रूपक की, अब आप किसी की भी इस प्रकार से परिभाषा दे रहे हो, इसका मतलब है उस का आप लक्षण दे रहे हो। किसका दे रहे हो, यानी कोई न कोई आपने काव्य का अंग लिया है, अंग, काव्य का अंग लिया है आपने, यानी काव्यांग।
जैसे काव्य एक शरीर है और जैसे हाथ पांव नाक आंख कान है, वैसे इस काव्य के गुण दोष छंद अलंकार शब्द शक्तियां ये काव्य के अंग है। आपने कोई भी एक अंग लिया है और उस काव्य के एक अंग का आपने लक्षण दिया है, लक्षण बताया कि श्लेष कहते किसे। और हम लोग जैसे कि साधारणीकरण की बात करते हैं कि भी साधारणीकरण किसे कहते हैं, तो हम बताते हैं कि तेरे मेरे के भाव से ऊपर उठना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा दे देते हैं कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। मनुष्य की वाणी इसी मुक्ति की साधना जो विधान करती है उसे कह रहे साधारणीकरण, यानी वो कविता कहते हैं। कविता में हमने साधारणीकरण की परिभाषा निकाली। ये तो हो गया साधारणीकरण कहते किसे। अब आप बताएंगे जैसे, तो जैसे हम लोग ये कहते हैं कि शेर हिंसक है, चीता शिकार कर लेता है जानवरों का, दूसरे पशु पक्षियों का, आप भेड़िए का, 5-7 उदाहरण देकर आप कहोगे कि जंगली जानवर है सारे हिंसक होते हैं। ये आपने उदाहरण दिया है कह रहे। पहले तो आपने क्या कि एक साधारणीकरण की परिभाषा दी, उसके बाद आपने उदाहरण दिया है और काव्य के संदर्भ में आते हो तब ये कहते हो कि भारत की टीम जीत गई, भारतीय टीम अच्छा खेल रही है, हमारी टीम जीत गई, हमारी टीम अच्छा खेल रही है। तो हमारी टीम इसका मतलब है कि उसके ऊपर हम सबका अधिकार है। ये आपने उदाहरण दिया, उदाहरण, इसे साधारणीकरण कहते हैं। पहले तो तेरे मेरे भाव से ऊपर उठना कि ये टीम तेरी है, ये टीम मेरी नहीं, ये हमारी टीम है और हमारी टीम जीत रही है, हमारी टीम आगे बढ़ रही है, इसे उदाहरण कहते हैं। इन लोगों ने क्या किया, पहले दोहे में यानी इन्होंने लक्षण रखा, लक्षण, और उसके बाद इसको समझाने के लिए इन्होंने कवित या सवैया रखे। इन कवित या सवैया में इन लोगों ने क्या किया है, उदाहरण दिया। उदाहरण किसके बारे में, एक अलंकार के बारे में। अलंकार कहते किसे, श्लेष कहते किसे, ये कर रहे हैं। ये नहीं बताते कि श्लेष बना कैसे है, श्लेष आया कहां से, श्लेष ये नहीं बताते हैं, क्योंकि श्लेष बना कैसे, श्लेष आया कहां से, ये तो रहेगा अलंकार सिद्धांत का मामला है। जो इन लोगों ने दिया है नहीं दिया है, बस यही है बना बनाया रास्ता। रीति काल के कवियों ने अलंकार सिद्धांत नहीं दिया है, रीति काल के कवियों ने रस सिद्धांत नहीं दिया है। रीति काल के कवियों ने क्या किया, इस अलंकार सिद्धांत में से एक अलंकार लिया श्लेष, और श्लेष कहते किसे ये बताकर श्लेष का उदाहरण दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मौलिक उद्भावक नहीं हुए कह रहे, इन लोगों ने उनका अनुकरण किया, यानी बने बनाए एक रास्ते का अनुकरण किया है, इसीलिए इन्हें रीति कवि कहते हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, लक्षण ग्रंथ। थोड़ी समझ में आई होगी आपकी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं शब्द शक्ति के बारे में। शब्द शक्ति का किसी ने सिद्धांत दिया होगा कि शब्द शक्ति है क्या, यूं शब्द शक्ति कैसे बनती है, किस प्रकार के शब्द के अंदर एक शक्ति होती है, जैसे आप अलग अलग अर्थ लगाते। पहली बार किसी ने मौलिक उद्भावना की है, वो तो हो गया आपके शब्द शक्ति को देने वाला आचार्य। अब आप इनमें से क्या करते हो, अभिधा ले ली और आपने अभिधा के बारे में बताया। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो ये जो देव हुए, देव ने पहली बार दुनिया के सामने अभिधा का परिचय नहीं करवाया है। देव ने तो अभिधा थी, उसको हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसका मतलब हुआ कि देव मौलिक उद्भावक नहीं, देव आचार्य नहीं, देव क्या है, कवि है कह रहे। फिर भी कह रहे नहीं कवि है, आचार्य भी है कह रहे। कैसे कि इन्होंने तीनों शब्द शक्तियों में एक को श्रेष्ठ बताया, एक को हे बताया, एक को मध्य बताया, ये इनकी मौलिक उद्भावना है। तो कईयों ने इसको आचार्य कह दिया, कई कह रहे नहीं शब्द शक्ति इनकी देव नहीं है, कईयों ने कवि कह दिया है। तो देव के साथ ये आपके लागू होगा, देव आचार्य और कवि दोनों में आते हैं कह रहे। प्रताप सही ले रहे हो, उनकी रचना में व्यंग्यार्थ कौमुदी है, उनको भी आचार्य कह देते हैं। केशव को ले रहे हो, उनको भी आचार्य और कवि दोनों कह देते हैं। अंत तो गतवान इन्हें कवि कहेंगे, अपन पढ़ लेंगे। एक सवाल आपके यहां बन गया कि रीति का अर्थ क्या है। रीति का अर्थ है मार्ग,
रीति का अर्थ है ढंग, रीति का अर्थ है तरीका, एक बना बनाया रास्ता था जो किन लोगों ने बनाया है? ये संस्कृत आचार्यों ने बनाया है। संस्कृत आचार्यों ने एक रास्ता बनाया, इन लोगों ने क्या किया? इसका अनुकरण किया है। यह सवाल आपके परीक्षा में कई बार आया है कि इन्होंने संस्कृत के आचार्य अनुकरण नहीं किया। नहीं किया ही है, केवल उनका ही किया है, ऐसा सवाल आया नहीं है। केवल उनका नहीं, लेकिन संस्कृत के आचार्य अनुकरण किया 100% किया है। आप इस बात को नकार ही नहीं सकते, क्योंकि रीतिकाल एज आपके काव्य ही है पूरा पूरा। यूं यानी हम लोगों ने ये पढ़ा है, इन्होंने क्या किया? एक दोहा लिखा और इस दोहे के अंदर किसी काव्य के अंग यानी काव्यांग था। उदाहरण के रूप में वो रस हो सकता है, उदाहरण के रूप में वो आपकी ध्वनि हो सकता है, उदाहरण के रूप में आपके गुण हो सकता है। यानी पहले दोहे में ये क्या करेंगे? ओज के बारे में बताएंगे कि इस प्रकार की रचना जिनको पढ़ने से हमारे हृदय के अंदर दीप्ति सी उत्पन्न हो जाती है। कह रहे एक जोश, उमंग, उत्साह उत्पन्न हो जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर ते रहाती है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ये इन्होंने क्या किया है? उदाहरण दिया है कवित्व में। पहले इन्होंने ओज गुण के लक्षण बताए हैं, उसके बाद इन्होंने क्या किया है? इसके उदाहरण दे दिए। उदाहरण, इसका मतलब है कि ये लक्षण ग्रंथकार हुए। यानी रीति काल में कुछ ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, लक्षण ग्रंथ, और इन कवियों को कहते हैं रीतिबद्ध कवि कह रहे। एक सवाल आपके हो गया, रीतिकाल क्या है? तो रीतिकाल का अर्थ है यानी एक ऐसे बने बनाए रास्ते पर चलने वाले कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ दिए हैं। सिद्धांतों की मौलिक उद्भावना न करके इन्होंने बने बनाए सिद्धांतों के अनुसार अपने काव्य का निरूपण किया है, काव्य को लिखा है, रीति का निरूपण किया है। यानी ये लक्षण ग्रंथकार हुए। और लक्षण ग्रंथकार जो कवि है उन कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। रीति काल के कवियों को जो 3 भागों में विभाजित किया गया उनमें से एक वर्ग आपको मिल गया है, रीतिबद्ध कवि कह रहे। अब एक दूसरा वर्ग आ रहा है। उन्होंने क्या किया है कि ये जो लक्षण दिए ये किसके दिए? ये लक्षण आपके छंद, रस, गुण, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, शब्द शक्ति, इत्यादि, ये सब आपके क्या है? काव्य के अंग है। लक्षण ग्रंथकार वो है, उन्होंने इन काव्यांगों के लक्षण देकर इनके उदाहरण दिए। कह रहे ये दोनों परिपाटी पर चले हैं। यानी पहले दोहे में लक्षण देते हैं किसी एक काव्य अंग का, उदाहरण के रूप गुण का ले लिया, उदाहरण के रूप में आपने श्रृंगार रस का ले लिया, और अगले में ये श्रृंगार का उदाहरण दे देते हैं। इस प्रकार की बनी बनाई लीक पर ये लोग चले और इन्होंने इस प्रकार का एक नया रास्ता बना दिया है। इन लोगों को हम लोग, इन कवियों को हम लोग रीतिबद्ध कवि कहते हैं। अब इसके बाद ये जो इन्होंने लक्षण दिए हैं, लक्षण दिए हैं, लक्षण कि श्लेष किसे कहते हैं, प्रसाद किसे कहते हैं, या रस ध्वनि किसे कहते हैं। वक्रोक्ति में आप इसका एक वक्रोक्ति जैसे कि 6 भेद है, उनमें से आपने एक वर्ण विन्यास ले लिया। वर्ण विन्यास का अर्थ क्या है, या व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इनके लक्षण देकर उदाहरण दिया, इन्हें रीतिबद्ध। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। वो लोग उन्होंने क्या किया? इसके अकॉर्डिंग लिखा है। यूं ये सबसे क्लिष्ट चीजें आपको याद रखनी होती है। ये सरल एक समझ में आ गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे कि जो लक्षण इन्होंने दिए हैं इनके अनुसार लिखा है। कैसे? जैसे कि अगला कवि कोई होएगा, वो एक दोहा जिसमें लक्षण, दूसरा छंद जिसमें उदाहरण, ऐसे नहीं लिखेगा, इस प्रकार से लिखेगा नहीं। वो श्लेष की विशेषता नहीं बताएगा, श्लेष का उदाहरण नहीं देगा, फिर भी ये चीजें उनके काव्य ग्रंथों में आ जाएगी। और ये है क्या? कैसे लिखा है? ये लक्षण ग्रंथ लिखे कैसे गए? जैसे कि आप भूषण की रचना ले रहे हो,
ये भी आपको हो सकता है समस्या रहेगी, कैसे लिखे हैं, रटना है ही नहीं आई। भूषण का एक आप ग्रंथ लेते हो, शिवराज भूषण, सबसे बेहतर तरीका समझने का ग्रंथ कैसा है, अलंकार ग्रंथ है। कितने 105 अलंकारों का इन्होंने परिचय करवाया है। इसमें इन्होंने 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है, 1 चित्र अलंकार, 1 शंकर अलंकार है, ऐसे करके इनके 105 अलंकार हो गए। भूषण की रचना शिवराज भूषण, जो कि एक अलंकार ग्रंथ है, इसमें इन्होंने 105 अलंकारों के बारे में बताया है। 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है, 1 चित्र अलंकार, 1 शंकर अलंकार है। तो क्या केवल अलंकारों के बारे में ही बताया? नहीं, ऐसा नहीं है। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है, भूषण वीर रस के कवि है। रीति काल में एक प्रवृत्ति आपकी वीर रस की भी रहेगी और भूषण उसमें आते हैं। कह रहे काव्यत्व में भूषण को बहुत बड़ा कोई इनको हासिल हुआ नहीं है, वीर रस के कवि है। यानी ये जो नाम है ये शिवा के नाम पर, इसका अर्थ ही हुआ कि इन्होंने शिवाजी की प्रशंसा की है। ये चीज समझ लोगे तो आपकी ये दूसरी चीज समझ में आ जाएगी कि इन्होंने केवल अलंकारों पर नहीं, अलंकारों के अंदर ये शिवाजी की प्रशंसा करते रहे। कह रहे कैसे कि ऊंचे गोर मंदिर पे रहने वाली, ऊंचे गोर मंदिर पे रहती है। हम लोगों को इसमें लग गया कि इसमें यमक अलंकार है, लेकिन है क्या, ये शिवाजी की प्रशंसा कर रहे कि उनके आक्रमण और आतंक से का इनका भय और खौफ देखिए। औरंगजेब की बेगमें जो बड़े बड़े महलों में रहती थी, वो अब कह रहे हैं जंगलों में पहाड़ों पर रहने को कह रहे विवश मजबूर है। कह रहे तो ये हुआ क्या, जो प्रशंसा हो गई शिवाजी की, लगे याद आपने कि इसमें क्या है, तो अलंकार है, यमक अलंकार है। अलंकार के बारे में बता रहे, लेकिन उनका मंतव्य है वो शिवाजी की प्रशंसा करना है। कह रहे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, हवा उन्हें लागती हवा होते बेहाल भाई। यानी हम लोगों को ऐसा लग रहा है अलंकार पर हमारा ध्यान ही नहीं गया है, हमें तो सीधा ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ये शिवाजी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए इनके ग्रंथ आगे चल पड़े। यूं केवल काव्य के लक्षण ही नहीं, ये उसके माध्यम से अपनी बात भी रख रहे थे। जैसे कि आप पद्माकर का पद्माभरण लेते हो, हालांकि है तो अलंकार ग्रंथ, लेकिन इनमें इन्होंने अपनी दूसरी बातें भी कही है। आप पद्माकर का जगत विनोद लेते हो, जगत विनोद, हालांकि उन्होंने कहा तो रस के बारे में, क्योंकि रस का सार ग्रंथ है, लेकिन साथ ही साथ जयपुर के जगत सिंह के बारे में भी उन्होंने क्या डाला। कह रहे पद्माकर की एक रचना लेते हो जगत विनोद, ये तो परीक्षा में कई बार आया, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पद्माकर किसके आश्रित की थे, जयपुर के शासक जगत सिंह के। ये रस का सार ग्रंथ है। हमें ऐसा लगेगा कि इसमें इन्होंने रसों के बारे में ही बताया है। हाँ, जगत विनोद या जगत विनोद में रस के बारे में बताया है, रस का सार ग्रंथ कहा गया, लेकिन पद्माकर जगत सिंह के आश्रित कवि थे, तो इस ग्रंथ में इन्होंने जगत सिंह की भी क्या कर डाली है, प्रशंसा। और ये रीतिकाल के आपकी प्रवृत्ति बन गई हूं, ये रीतिकाल की प्रवृत्ति है कि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। इसका अर्थ केवल ये नहीं रहेगा कि सब शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, केवल प्रसाद के बारे में बता, नहीं, वो चीज तो अनायास निकल रही है। इनका मंतव्य तत्कालीन शासकों की प्रशंसा करना है, तो ये एक थीम भी दे रहे हैं, अपनी विचार से भी हम लोगों को लाभान्वित करवा रहे हैं, साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, काव्य के लक्षणों के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये काव्यांगों के यानी काव्य के अंगों का विषयक ज्ञान करवाना चाहते हैं। जब आपको शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी नहीं होगी, होता ही है, जैसे कि आप और हम गाने सुनते हैं, तो हो सकता है आपको किशोर कुमार के गाने अच्छे लगते होंगे, नई पीढ़ी को सिद्धू मूसेवाले के अच्छे लगते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आते। किशोर कुमार की जैसे आवाज आती है, लता मंगेशकर की आवाज आती है, आशा भोसले की आवाज आती है, हम कहते हैं वाह वाह क्या गाया है। कह रहे इसका मतलब हमें उनकी जानकारी है। इस सिद्धू मूसेवाला के शब्दों के हम लोगों को जानकारी नहीं है, तो हम उनको अच्छा कैसे कहेंगे, हम उनको दाद नहीं दे पाएंगे। इन कवियों का मंतव्य यही था कि एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो हम लोगों को कहे वाह 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 क्या कह गजब का लिख रहे हो। कह रहे अरे जी, ये काव्य के लक्षणों की शिक्षा देना चाहते थे हम लोगों को।
नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, भाई बुत बने बैठे रहेंगे। ये वाह वाह तो कैसे कहेंगे जब क्या होगा, जानकारी होगी। जैसे जयपुर आया और आप लोग एकदम खुश हो गए, हाँ जगत सिंह तो है जयपुर को शासक। इससे पहले भी अगर हम लोग भोपाल के ले ले, हम दक्षिण भारत के ले ले, हम बंगाल के ले ले, होगा। जैसे ही प्रताप सिंह के बारे में, जगत सिंह के बारे में, बूंदी के कोटा के हाड़ा शासकों के बारे में, जोधपुर के जसवंत सिंह के बारे में आएंगे और आपको फटाक से लगेगा जसवंत सिंह तो है जोधपुर शासक। इसका मतलब हम लोगों को जानकारी है, तो हम लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल है कह रहे। इन लोगों का मंतव्य ये था आम जन को काव्य की शिक्षा दी जाए। ये प्रवृत्तियां आपके धीरे धीरे बन रही है। हमने एक वर्ग लिया था पहले कि काव्य के लक्षण देकर उसके उदाहरण बताना, और बीच में उनकी विषय वस्तु है वो उनके साथ साथ क्या है चलती ही रहेगी कह रहे। नहीं तो क्या करेंगे आप, एकांगी दृष्टिकोण अपनाएंगे, नहीं आपको सर्वांगी दृष्टिकोण से सवाल निकालने। दूसरा एक वर्ग बनता है, वो क्या करेंगे कि इन लोगों ने जो लक्षण दिए थे कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, जैसे कि ये समझिए श्रृंगार रस किसे कहते हैं, जैसे कि ये समझिए, या फिर कह रहे हैं माधुर्य गुण किसे कहते हैं, जैसे ये उदाहरण ले लीजिए। पहले तो उन्होंने समझाया था कह उदाहरण अलंकार किसे कहते हैं, जैसे ये एक उदाहरण हम आपको लेकर बता रहे हैं। उपमा किसे कहते हैं, ये एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। ये पूरी चीज उन लोगों ने हमको समझाइए। अब उसकी एक अगली कड़ी उन्होंने क्या किया है कि इस प्रकार के लक्षण और उदाहरण ना देकर उसके अनुरूप सीधा लिख डाला। उसके अनुरूप सीधा लिख डालने का अर्थ ये हुआ कि ये जो दूसरे वर्ग के कवि है उन्होंने ये नहीं कहा कि श्लेष किसे कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो उदाहरण है ना ये श्लेष का है कह रहे। श्लेष कहते किसे ये नहीं बताया है, श्लेष दे दिया। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुस चून। ये क्या क्या उदाहरण देकर और क्या बताया कि इसमें श्लेष है। सवाल के श्लेष किसे कहते कैसे, तो इन्होंने कहा कि एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ लगे ना, श्लेष कहते हैं। यानी हुआ ये कि ये जो लोग हैं उन्होंने हूबहू उस परिपाटी का अनुकरण नहीं किया है। हूबहू उस परिपाटी का अनुकरण नहीं किया है कि पहले दोहे में श्लेष का लक्षण बताकर श्लेष का उदाहरण दे, ऐसा नहीं किया है। इन लोगों ने क्या किया, एक उदाहरण हमारे सामने श्लेष का रखा और नीचे लिख दिया कि इसमें श्लेष अलंकार है और समझा दिया कि श्लेष किसे कहते हैं। इसका मतलब युवा कि एक बेहतर परिपाटी का अनुकरण इन्होंने ना करके टूटी फूटी परिपाटी का इन्होंने क्या किया, अनुकरण किया है। फिर भी ये लोग श्लेष का उदाहरण दे रहे हैं, श्लेष के बारे में समझा रहे हैं। फिर भी ये लोग है दृष्टांत का उदाहरण दे रहे हैं और समझा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, नर की अरु नल नीर की गति एके करी सोए, जेतो ऊंचो वे चले जेतो नीचो वे चले तेतो ऊंचो होए। ये क्या करें, दुआ पहले दे देंगे, उसके बाद हम लोगों को समझाएंगे कि भाई इसके अंदर दो अर्थ निकलते हैं, या ये नीति का दुआ है कह रहे। ये पहले उसका लक्षण में बता रहे हैं, ये सीधा दुआ दिया और हम लोगों को समझा दिया। फिर भी समझा रहे हैं कि ये नीति का दुआ है, इसमें ये अलंकार बैठता है। इसका मतलब हुआ कि ये लोग एक कदम आगे वाले, ये भी इनका मोह पूर्णतः त्याग न सके कह रहे, तो इन्हें कहते हैं लक्ष्य ग्रंथ। काफी कठिन रहेगा। पहले जो ग्रंथ लिखे वो कैसे ग्रंथ थे, लक्षण ग्रंथ थे, और इन लक्षण ग्रंथों के अनुसार के अकॉर्डिंग जो लिख रहे हैं वो कैसे ग्रंथ है, लक्ष्य ग्रंथ है। यानी पहले वाले ज्यादा रूढ़िवादी है कि ये ज्यादा रूढ़िवादी है, पहले वाले ज्यादा रूढ़िवादी है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये समझ नहीं आई तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यूं पहले वाले ज्यादा रूढ़िवादी है। क्यों है, क्योंकि वो तो इससे हट ही नहीं रहे कि पहले दोहे में आप जिसको ले रहे हो, भले वक्रोक्ति ले रहे हो, भले ध्वनि को ले रहे हो, आप उसका लक्षण दोगे, उसको परिभाषित करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे कहते किसे, उसके बाद आप उसे 100 उदाहरण समझाएंगे और इस परिपाटी का ही अनुकरण करेंगे। यानी इन्होंने परंपरा का पालन किया, ये लोग रूढ़िवादी हो गए। अगले वाला ने क्या किया है, इस बनी बने लीक से थोड़ा हटे, लेकिन इन्होंने क्या है, अलंकार ध्वनि कहते किसे है, उदाहरण देकर हमें समझा दिया, चलो ठीक है।
रस ध्वनि किसे कहते हैं? उदाहरण दिया, हमारा समझ नहीं आती, इन्होंने समझाने का प्रयास कर दिया है। इन्होंने शब्द शक्तियों के बारे में बताया है, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हूबहू इसका अनुकरण नहीं किया। तो इनके ग्रंथ लक्षण ग्रंथ न होकर इसके अकॉर्डिंग लिखे गए कैसे ग्रंथ थे? लक्ष्य ग्रंथ थे। इन लोगों को रीति काल में एक वर्ग रीति सिद्ध कवि कहा गया। इन लोगों को रीति सिद्ध कवि कहा गया है। और ये दोनों वर्ग के कवि कर क्या रहे हैं? ये अभिव्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो क्या नहीं है? ये एक शब्द है अनुभूति, वो नहीं है। कैसे नहीं अनुभूति? रीति सिद्ध कवियों हम लोग बिहारी को लेते हैं, क्या बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे? कितनी बार सवाल आया है, फिर आएगा। यद्यपि बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, तथापि बिहारी ने उसके अनुसार लिखा है। इसका मतलब ही हुआ बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। लेकिन बिहारी कहते क्या है? बिहारी कहते हैं कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कलीसो यो बिंदो आगे कौन हवाल। क्या बिहारी स्वयं इस प्रकार से किसी रानी के साथ भोग विलास में लिप्त है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहारी की स्वयं की अनुभूति नहीं है। बिहारी ने जो देखा है उसको क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, और अपने आप को अभिव्यक्त करके अपनी शान समझ रहे हैं। बस यही इन कवियों की विशेषता है, रीतिबद्ध रीति सिद्ध कवियों की विशेषता है। इनके काव्य में आपको अनुभूति पक्ष है जो नहीं मिलेगा, और अभिव्यक्ति पक्ष है वो क्या मिलेगा? प्रबल मिलेगा। ये राजाओं के बारे में ही कह रहे हैं। राजा भले कैसे हो, इसे कहेंगे वाह वाह आप जैसा पराक्रमी, ऐसा कोई शौर्य वीर्य वैभव से भरा न तो संसार में आया है, और आगे भी कर 1000 वर्षों तक आने की हम लोगों को संभावना है नहीं। बस न भूतो न आप ही आए हो साहब, 3-4 साल जी लीजिए, बढ़िया रहेगा, कह रही हूं। यानी ये लोग उन राजाओं की क्या करते? प्रशंसा करते थे, उसमें अतिशयोक्ति झूठी प्रशंसा भी थी। कह रहे हमारे एक और प्रवृत्ति बन गई कि रीतिबद्ध रीति सिद्ध कवियों में अभिव्यक्ति पक्ष प्रधान है, अनुभूति पक्ष क्या है? गौण है। कह रही हूं स्वयं का तो है ही कुछ नहीं, बेचारे लाए कहां से करे? ये तो उन्हीं के बारे में भूषण तक है। बता किसके बारे में रहे? शिवाजी के बारे में। स्वयं का कुछ नहीं कह रहे। भले चिंतामणि है, देव है, भिखारी दास है, प्रताप से पद्माकर है, अपने आश्रयदाताओं के बारे में ही वो कह रहे हैं, स्वयं का वहां कुछ नहीं कह रहे। दो वर्ग आगे, एक तो था आपके रीतिबद्ध कवि, उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, और इन लक्षण ग्रंथों के अनुसार जिन लोगों ने लिखा है, उन्हें जो लक्ष्य ग्रंथ लिखे उन्हें क्या कहा गया है? रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध कवियों ने हूबहू उनकी नकल न की हो, लेकिन इन्होंने भी पूर्णतः इसका परित्याग नहीं किया है। और ये अंततः किसका अनुकरण कर रहे हैं? संस्कृत के आचार्यों का। क्योंकि इन लोगों ने ये काव्य के जो अंग है ये नहीं दिए। देने वाले कौन थे? संस्कृत के आचार्य। शब्द शक्तियों के बारे में उन्होंने बताया, काव्य दोषों के बारे में उन्होंने कहा है, और काव्य लक्षणों के बारे में देन ही नहीं किए। कह रहे ये लोग अनुकरण कर रहे हैं, एक कदम थोड़े हट गए। अब इसके बाद एक ऐसे वर्ग आता है, वो ये कहते हैं लोग है लागी कवित बनावत, मोई तो मेरे कवित बनावत। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया दुनिया के बारे में लिख रही होगी, भैया मैं तो मेरे बारे में लिख रहा हूं। कह रहे हैं लोग है लागी कवित बनावत, मोई तो मेरे कवित बनावत। कहने वाला कौन है? घनानंद है। फिर ठाकुर वो क्या कहते हैं रीतिबद्ध कवियों के? डेल सो बनाए रखत सभा के बीच, कवित करी खेल करी जानो है। कह रहे इन कवियों की रचनाओं को ढेले की संज्ञा देते कौन? ठाकुर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ग आ रहा है ये रीतिबद्ध कवियों पर तंज कस रहा है, रीतिबद्ध कवियों की रचनाओं की ये हंसी उड़ा रहा है, उपहास उड़ा रहा है। इन्होंने इस प्रकार के बने बनाए रास्तों का अनुकरण नहीं किया। कैसे? हम लोग दो वर्ग पढ़ लिए। एक तो वो है जो लक्षण ग्रंथ लिख रहे हैं, एक वो है जो इसके अनुसार लिख रहे हैं। जो इसके अनुसार लिख रहे हैं वो कैसे ग्रंथ हुए? लक्ष्य ग्रंथ हुए। इस वर्ग को हम लोगों ने क्या कहा है? रीतिबद्ध कहा है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि रीति सिद्ध से रीतिबद्ध, हाँ ज्यादा संस्कृत के आचार्य के नजदीक है, ये रीति सिद्ध है।
अब एक ऐसा वर्ग आ रहा है, वो कहता हम तो हमारा लिख रहे हैं, इसका मतलब है उनकी अभिव्यक्ति नहीं, उनकी क्या है, उनकी अनुभूति है। कनक सरी से कामनी काहे को कटी छीन, जो कह रहे हैं आलम शेख आलम को कह रहे हैं, किसी राजा की किसी रानी को नहीं कह रहे हैं, वो शेख आलम को कह रहे हैं कि तेरा शरीर जब सोने जैसा है तो तूने इतनी करदनी है, ये क्या धारण कर रखी है, कह रहे। तो वो अपने ही प्रेम के बारे में प्रकट कर रहे हैं, अपनी ही प्रेमिका के बारे में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास अपने स्वयं के जीवन की क्या है, अनुभूति है। अब अभिव्यक्ति नहीं है, अनुभूति है। क्योंकि वो कहते हैं कि प्रेम की जो धारा है वो कंटीली है, वो तलवार की जैसी है, तलवार की धार पे धावना है, कह रहे। तो वो स्वयं के बारे में कह रहे हैं, स्वयं के बारे में कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये काफी मुश्किल है बोधाइए, कह रहे तलवार की धार पे धावना है, कह रहे। घनानंद ये कह रहे थे सुदो सने को मार्ग जान नेकु सयन बांक नहीं, स्वयं के बारे में कह रहे हैं, आलम स्वयं के बारे में कह रहे हैं। ठाकुर अपना साथी है, उनके कुछ है नहीं बेचारे कोई, जो भी कह रहे हैं ये अपनी स्वयं की अनुभूति के बारे में बता रहे हैं। ये जो लोग है ये न तो इस प्रकार के कोई लक्षण ग्रंथ लिख रहे हैं और न इनके अनुरूप चल रहे हैं। ये जो था इसे हम लोग परंपरा कहते हैं। परंपरा ये जो थी इन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ियां कहते हैं। ये जो थी ये बनी बनाई लीक कहते हैं, ये जो है बना बनाया मार्ग कहते हैं। और जो तीसरा वर्ग आ रहा है इन्होंने इनका पूर्णतः क्या किया है, त्याग किया है। इसलिए ये जो पूर्व था क्या, ये लीक है, मार्ग है, इसको क्या कहते हैं, इसे रीति कहते हैं, रीति। और ये लोग क्या हुए, इससे क्या हो गए, मुक्त हो गए। इसलिए इन लोगों को क्या कहते हैं, इन्हें रीति मुक्त कहते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है। क्या रीति मुक्त कवियों के आपको श्रृंगार नहीं मिलेगा? मिलेगा, घनानंद के भरपूर है। क्या इन लोगों ने अलंकार के बारे में नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। आलम के यहाँ है, क्या इनके यहाँ लोकोक्ति मुहावरे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। घनानंद के यहाँ मिल जाएगा आपको। यानी काव्य के अंग तो इनके भी आपको मिलेंगे, लेकिन श्रृंगार अलंकार लोकोक्ति के लिए ही इन लोगों ने काव्य की रचना नहीं की। अनायास आगे तो इनको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा अगर कोई सवाल आ जाए कि इन लोगों के यहाँ काव्यांगों का चित्रण बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन इनके अनुसार ये नहीं चले। रूढ़ियों का पूर्णतः परित्याग करना इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए इस वर्ग को क्या कहा गया है, रीति मुक्त कवि कहा गया है। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, रसखान रीति मुक्त धारा में आते हैं। द्विजदेव हालांकि दोनों जगह आते हैं, रीतिबद्ध में भी उनकी गिनती होती है और रीति मुक्त में भी उनकी गिनती कर ली जाती है। तो घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर चार आपके प्रधानता रहेंगे। रसखान को भी कहीं के ले लिया गया है और द्विजदेव जिनका नाम मान सिंह है उनको भी ले लिया है। ये रहेंगे आपके रीति मुक्त कवि रहे। ऐसे करके तीन वर्ग बन गए। एक हो गया आपके रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि। एक है आपकी रीति सिद्ध कवि, एक आपकी रीति मुक्त कवि। अब है जो आपके, अब रटना पड़ेगा सवाल। रीतिबद्ध कवि है, ये लक्षण ग्रंथकार है। और अब आपकी ये चीज समझ में आ गई। जैसे आप देव को लेते हो, मोतीराम को लेते हो, चिंतामणि को लेते हो, वो सब रीति ग्रंथकार है, क्या लक्षण ग्रंथकार है। एक है रीति सिद्ध कवि, इन्होंने इसके अनुसार लिखा है। कैसा लिखा है, लक्ष्य ग्रंथ लिखे, लक्ष्य लक्षण के अनुसार लिखे। और एक इनका इन्होंने क्या किया, परित्याग किया है। और ये जो विभाजन करने वाले हैं ये रहेंगे आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कॉलेज लेक्चर में यही सवाल आया था आपके। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल के कवियों का रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त नाम से विभाजन किया है। नगेंद्र का अलग रहेगा। नगेंद्र के पिछले स्कूल लेक्चर में आपके सवाल। अब ये जो कवि है ये, कि जिन लोगों ने, जिन कवियों ने, जिन आचार्यों ने लक्षण और उदाहरण देकर अपने काव्यांगों का निरूपण किया, अपनी रचनाएं की है, उन लोगों को, उन कवियों को रीतिबद्ध कवि कहते हैं। इस वर्ग को डॉक्टर नगेंद्र है वो रीति कवि कहते हैं, केवल रीति कवि।
इनके काव्य को रीति काव्य कहते हैं, इन्हें वो रीतिकार कहते हैं। कौन कहते हैं? नगेंद्र। कठिन रहेगी वो ये बात रहेगी, यानी ऐसा वर्ग जिन्होंने लक्षण और उदाहरण देकर एक परिपाटी का अनुपालन किया है, जिनको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिबद्ध कवि कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र है, वो इन कवियों को क्या कहते हैं? रीति कवि कहते हैं या रीति काव्य कहते हैं, रीतिकार कहते हैं। एक सवाल हो गया आपके, एक सवाल। यानी जिनको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध कवि कहा है, उनको डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? रीति कवि का है या रीति काव्य का है या रीतिकार कहेंगे। और वो उनको पुनः दो भागों में बांट दिया इन्होंने कि कैसे। तो इनको इन्होंने कहा है, इनमें कई लोग ऐसे हैं जो सर्वांग निरूपक है, कह रहे। यही तो हम पढ़ रहे थे पहले, यानी ये काव्य के अंगों का ही तो निरूपण किया है इन्होंने। रस का, छंद का, अलंकार का, गुण का, दोष का, रीति का, शब्द शक्ति का, इन्हीं का तो इन लोगों ने निरूपण किया है। काव्य के अंगों का ही तो किया, नहीं तो रीतिबद्ध हुआ कैसे? तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं ये रीति कवि तो है लेकिन रीतिबद्ध नहीं है, कह रहे। और इन रीति कवियों में दो वर्ग है, एक है सर्वांग निरूपक। सर्वांग निरूपक अर्थ है कि काव्य के जितने भी अंग हैं, एक ऐसा कवि होगा जो छंद के बारे में भी लिखेगा, जो अलंकार के बारे में भी लिखेगा, जो गुण के बारे में भी लिखेगा, नायक नायिका का भेद भी कर लेगा, शब्द शक्तियों के बारे में भी हम लोगों को बता देगा, कह रहे। ध्वनि के बारे में भी बताएगा, वक्रोक्ति के बारे में बता देगा, औचित्य के बारे में बताएगा, रस में जाएगा, वीर रस की परिभाषा भी दे देगा और श्रृंगार का उदाहरण भी दे देगा, शांत के बारे में बता देगा। इसका मतलब ये वर्ग कैसा है? सर्वांग निरूपक, सभी अंगों का निरूपण किया है। नगेंद्र कह रहे रीतिकाल सरल है कि नहीं है? बहुत ज्यादा सरल है। अब इसमें से एक वर्ग ऐसा है जो विशिष्ट अंगों का निरूपण करेगा। विशिष्टांग निरूपण। विशिष्टांग अर्थ ये हुआ कि अलंकार के बारे में बताएंगे, जैसे कि दूल्हा कवि कुलकंठाभरण रचनाकार, जैसे कि जसवंत सिंह जिन्होंने भाषा भूषण, जैसे कि बेरी साल उनकी भाषाभरण। तो ये क्या करेंगे? किसी एक अंग के बारे में बताएंगे, विशिष्ट अंगों के बारे में बताएंगे। डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं जिन लोगों ने, जिन कवियों ने, जिन लेखकों ने, जिन आचार्यों ने कह रहे हैं लक्षण और उदाहरण दिए हैं, उनको रीति कवि कहेंगे। और इनके दो वर्ग होंगे, एक सर्वांग निरूपक, एक विशिष्टांग निरूपक कह रहे। एक तो ऐसा वर्ग है जिन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, पीछे सब कुछ दे दिया है। एक ऐसा वर्ग है उन्होंने क्या किया है? विशिष्ट अंगों के बारे में लिखा है। तो विशिष्ट अंग लिखने वाले कौन कौन हो सकते हैं? तो ये समझा रहे हैं हम लोगों को कि ऐसा है। इसमें अलंकार के बारे में लिखने वाले हो जाएंगे तो इन्हें आप अलंकार निरूपक कहोगे। इसमें कह रहे हैं रस के बारे में लिखने वाले मिल जाएंगे तो इसे आप क्या कहोगे? रस निरूपक कहोगे। इनमें आपको छंद के बारे में लिखने वाले मिल जाएंगे तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? छंदो निरूपक कहेंगे। किसका विभाजन है ये? नगेंद्र का विभाजन है, नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं कि लक्षण उदाहरण देने वाले कवियों को रीति कवि कहते हैं। इनके दो वर्ग हैं, एक सर्वांग निरूपक है, दूसरा विशिष्टांग निरूपक है। विशिष्टांग निरूपक में सवाल उठता है कि किन के बारे में? तो इन्होंने बता दिया अलंकारों के बारे में लिखने वाले हैं, रस के बारे में लिखने वाले हैं और छंदों के बारे में लिखने वाले हैं। तो अलग अलग हो गए ये, इससे बाहर ये लोग नहीं गए। अब इनमें भी ये कह दिया कि सवाल उठा साहब रस भी तो 1 2 3 4 नहीं है, 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये कहा कि एक ऐसे होंगे जो सर्व रस के बारे में लिखेंगे, कह रहे। कई ऐसे जिन्होंने केवल श्रृंगार के बारे में लिखा है, इनको इधर ले लीजिए, कह रहे हैं ये श्रृंगार रस के बारे में लिखने वाले हो जाएंगे। कई ऐसे हैं जिन्होंने केवल नायक नायिका भेद किया है, तो कह रहे ये ले लिए, इन्होंने केवल नायक नायिका भेद के बारे में लिखा है। ये इतना सरल है हरिराम जी। हरि जी सरल कैसे? ये अपने आप निकलते, हमने किया कुछ नहीं है। ये जैसे ही आपको रीतिबद्ध के बारे में पता चल जाएगा और नींद उड़ जाएगी, नहीं उड़ेगी क्या? और खिड़कियां खुल जाएगी एकदम खड़ाक से कि मामला तो काफी गड़बड़ है। अब जैसे इधर गए, इसके दो भेद सर्वांग निरूपक किया, याद करने प्रयास किया है, वापस उतर जाना नहीं है।
एक विशिष्टांग निरूपक। विशिष्टांग कौन से हो सकते हैं ये समझा दिया ना, अलंकार, रस और छंद। और रस भी तो आपके दिमाग में सवाल के बहुत सारे हैं, बहुत सारे, इसका भेद कर लो। एक ऐसा वर्ग है जो सर्वरस के बारे में, एक ऐसा जो केवल श्रृंगार रस के बारे में, एक ऐसा वर्ग है जो नायक नायिका भेद, जैसे कि कालिदास त्रिवेदी वगैरह वो हो जाएंगे, केवल नायक नायिका भेद का चित्रण करने वाले हैं। ये वर्गीकरण किसका है? ये डॉक्टर नागेंद्र का है। डॉक्टर नागेंद्र ने कवियों का विभाजन कैसे किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिस वर्ग को रीतिबद्ध कहा था, उन्होंने से रीति कवि कह दिया, और इसका पुनः इन्होंने दो भागों में विभाजन कर दिया, सर्वांग निरूपक, विशिष्टांग निरूपक। विशिष्टांग निरूपक को पुनः इन्होंने अलंकार, रस और छंदों के बारे में, और इनमें से गए रस निरूपक को पुनः इन्होंने सर्वरस, सभी रसों के बारे में, केवल श्रृंगार रस के बारे में और नायक नायिका भेद के बारे में बताया है। सवाल उठता है, क्या ऐसा कोई कवि जो अलंकार के बारे में लिखेगा, रस के बारे में नहीं लिख सकता? लिख सकता है। उदाहरण के रूप मतीराम ले लीजिए, जिनका आपको अलंकार पंचाशिका भी मिलेगी और जिनका आपको रस राज भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मतीराम अलंकार निरूपक ही है तो रस नहीं, रस निरूपक ही अलंकार नहीं। मतीराम अलंकार के बारे में भी लिखते हैं और मतीराम है जो आपके रस के बारे में भी लिखते हैं। ऐसा संभव है। कोई कवि ऐसा नहीं कि एक वर्ग में ही। हमारे सवाल कौन सा आएगा? हमारे सवाल ये आएगा, ये हमेशा आता है और केवल आपके सही होता है, बाकी किसी को होता नहीं है, क्योंकि इनका एक वर्ग है, वर्ग कि कौन सर्वांग निरूपक कवि नहीं है, वहां आपके रहेगा एक सवाल। जैसे नंदास का हम लोगों ने याद किया था ना, भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, रास रचाया, श्याम ने बेचारा सिद्धांती सुदामा इनकी लीलाओं को देख करा। ऐसा ऐसा एक और आपको ट्रिक याद करना होगा, एक लाइन है, और वो जब जब भूलो पुनः याद कर लेना, और एग्जाम जस्ट पहले आप याद करके जानिए, क्योंकि इनका सवाल आएगा परीक्षा में आपकी। सर्वांग निरूपक कवि कौन है? सर्वांग निरूपक कवि। हम लोग पहले कवि के बारे में जाएंगे, पहले कवि के बारे में चर्चा उसी की करेंगे अभी। पहला कवि कौन है, यानी रीति काल का प्रवर्तक आप किसको मानते हो? केशव को मानते हो, चिंतामणि को मानते हो? परिवर्तन की बात करेंगे, चिंतामणि बारे हम लोग पढ़ ही लेंगे। और इस पूरे काल के जो कवि है ये प्राय आपके रसवादी रहेंगे। यहां तो हम लोग क्या है, रीति काल के कवियों के वर्गीकरण मांगे, इसलिए इस रास्ते चल पड़े, नहीं तो हम परिवर्तन के बारे में जाते तो उसके बारे में पढ़ते। यानी इन सभी कवियों के केंद्र में रस तो आपके रहा ही रहा है, और रस में भी कौन सा? श्रृंगार रस, इसलिए इस काल का नाम श्रृंगार काल। तो यहां रीति कवियों में सर्वांग निरूपक कौन होंगे? एक ट्रिक है, चिंता कुल कुमार। एक लाइन रहेगी, चिंता कुल कुमार, सभी कुमारों की चिंता करनी है, चिंता कुल कुमार। अब अप डाउन होते रहेंगे। जैसे कि अमीर है तो उसका विलोम आपके रहेगा भिखारी है। जैसे चिंता कुल कुमार अमीर, तो उसका एक विलोम रहेगा भिखारी। एक आप ले रहे हो देवता, देव, उसका विलोम रहेगा ग्वाल, ग्वाला। चिंता कुल कुमार, अमीर, भिखारी, देव, ग्वाल, सब सोमरस पीकर सो गए। कह रही कैसे सोए हैं यहां? तो हाँ, इसीलिए ये ट्रिक इसलिए बना है कि आराम से, तोड़ना मत कुर्सी को, तो डाली तो सोना नहीं है इसमें। ये ट्रिक है कि चिंता कुल कुमार, फिर आप स्वयं निकालोगे, अमीर तो भिखारी, देव, ग्वाल, सब सोमरस पीकर क्या है? सो गए। कह रहे तो ये आप जो रोजाना सोते हो सुबह सुबह, वो ये ट्रिक है, आप इसको याद कर रहे हो। दरअसल यूं नहीं है कि भी आपको सच में झपकी आ रही है, ऐसे थोड़ी आ रही है, सच में नहीं आ रही है। ये तो ट्रिक को इंप्लीमेंट कर रहे हो आप, कैसे कि इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए। तब आप कह रहे चिंता कुल कुमार, अमीर, भिखारी, देव, ग्वाल, सब सोमरस पी कर तो सो गए। कह रहे फिर पागल जगाता है, कह रहे क्लास छूट गई, ठीक ठीक, तो जग गए वापस। कह रहे सो रहे ना, वो ये ट्रिक है। बाकी यूं नहीं है कि आपको यूं ही नींद आ रही, ये आप ट्रिक को क्या कर रहे हो? याद कर रहे हो या इंप्लीमेंट कर रहे हो, अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हो कि सच में कैसे सोते। तो यूं, तो वो जो कवि है वो वर्ग कैसा रहेगा? वो सर्वांग निरूपक है। नहीं तो याद रहेगा नहीं, नहीं तो भूलोगे नहीं, दोनों बातें। और हर परीक्षा में ये सवाल आता है, मेरे जाता नहीं आता है, ये हमेशा आता है और केवल अपने से ही होता है।
ये रिकॉर्ड भले कर रहे हैं, ये भी हम लोग है जो सीमित ही देंगे, हाँ, नहीं तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। यूं ये एक ही सवाल है जिनसे हम बढ़त लेते हैं, ये ऐसा निकल गया, फिर रीति काल ही तो है पूरा पूरा जहां से हम बढ़त लेते हैं। यूं ये मजबूरी में करनी रिकॉर्ड पड़ रही है, क्योंकि ये कुछ आपके साथ ही रीड की कर रहे हैं। तो चिंता कुल कुमार अमीर भिखारी देव ग्वाल सब सोमरस पीकर सो गए। यहां से आपके चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, भिखारी दास, देव, ग्वाल, सोमदेव, सारे कवियों के नाम निकलते रहेंगे और ये रहेंगे आपके सर्वांग निरूपक कवि। और जो नगेंद्र का ग्रंथ है इसी अकॉर्डिंग लिखा गया है। वहां सबसे पहले चिंतामणि को लेते हैं और चिंतामणि के बारे में लिखते हैं, और फिर वो विशिष्टांग में जाते हैं, वहां अलंकार निरूपक कवि लेते हैं, रस निरूपक कवि लेते हैं, छंद निरूपक कवि लेते हैं। मतिराम है जैसे तीनों जगह आ जाते हैं। वृत्त कौमुदी भी इनकी लिखी मिलेगी आपको, रसराज भी मिलेगी और अलंकार पंचाशिका भी मिलेगी, तीनों आएगी क्योंकि मतिराम तीनों जगह है। वो विशिष्ट अंगों में आते हैं, सर्वांग निरूपक कवियों में नहीं है कह रहे। चिंतामणि सर्वांग निरूपक है, हालांकि चिंतामणि की रचना छंदों के बारे में भी है, चिंतामणि की रचना रस के बारे में भी है, चिंतामणि ने राम के बारे में लिखा है, चिंतामणि ने कृष्ण के बारे में भी लिखा है, तो सबके बारे में लिखा है। इसका मतलब ये हो गया वो क्या है, वो सर्वांग निरूपक है। उन्होंने सभी के बारे में लिख डाला तो वो सर्वांग निरूपक मांगे। इनसे थोड़ा तो शॉर्ट करते हो विशिष्टांग है, अब उसमें भी आप अलंकार के बारे में, रस के बारे में, छंद के बारे में, रस में भी जाते हो तो सभी रसों का, फिर कह रहे श्रृंगार का और नायक नायिका भेद का, धीरे धीरे वर्ग है और ज्यादा ये शॉर्ट होते जा रहे। ये पूरा पूरा नगेंद्र का किससे निकला है, यहां से रीतिबद्ध। दूसरा वर्ग जिनको रीति सिद्ध कवि का है, किसके द्वारा कहा गया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और इनकी परिभाषा क्या है कि जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर लक्ष्य ग्रंथ लिखे, जो वर्ग, जिन कवि, जो आचार्य लक्षणों के आधार पर लिख क्या रहे हैं, लक्ष्य ग्रंथ लिख रहे हैं, उनको रीति सिद्ध कवि का है। डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं ये रीति सिद्ध नहीं, रीतिबद्ध कह रहे। और ये सवाल कई बार पूछा गया है, यहां तो रीतिबद्ध का हो तो नहीं, रीतिबद्ध नहीं है, ये क्या है, ये रीति कवि है। दूसरा कि जो वर्ग इन लक्षणों के अनुसार अपनी रचनाएं कर रहा है, यानी लक्ष्य ग्रंथ लिख रहा है, उनको डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, ये रीतिबद्ध कवि ये कह रहे, ये रीतिबद्ध कवि है। रीतिबद्ध कवि यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीति सिद्ध कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, रीतिबद्ध कहा है। और आपके सवाल बन गया, बिहारी रीति सिद्ध कवि है और डॉक्टर नगेंद्र की नजरों वो क्या है, रीतिबद्ध कवि है। अब बताइए ये सही हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये होना ही है, क्लियर क्यों नहीं हो रहा भैया। यानी डॉक्टर नगेंद्र रीति सिद्ध कवियों को क्या कहते हैं, वो रीतिबद्ध कहते हैं। हमारा वीर पनेर एक ट्रिक रहेगा आपके, यूं यानी रीति सिद्ध कवियों को रीतिबद्ध कहते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र की नजरों में रीति सिद्ध कवि कौन है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति सिद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया है। डॉक्टर नगेंद्र रीति सिद्ध किसी को कहते ही नहीं, इस झंझट में आपको पढ़ना ही नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जिन कवियों को रीति सिद्ध कवि कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र उन कवियों को रीतिबद्ध कवि कहते हैं। उदाहरण के रूप में बिहारी, और बिहारी के बारे में आपके स्वतंत्र सवाल बनेगा। बिहारी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति ग्रंथकार कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कवियों को दो भागों में विभाजित किया है, एक वर्ग है रीति ग्रंथकार, एक अन्य कवि। रीति ग्रंथकार और अन्य कवि, रीति ग्रंथकार में शुक्ल जी ने 57 कवियों को स्थान दिया है, अन्य कवियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 46 कवियों को स्थान दिया है। रीति ग्रंथकार और अन्य कवि, रीति ग्रंथकार में 57 कवि है, इन 57 में बिहारी भी है और इधर इन्होंने अन्य कवि में 46, इनमें आपके घनानंद है। बिहारी के बारे में सवाल बन गया, बिहारी को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं, रीति सिद्ध है। डॉक्टर नगेंद्र ये शब्द काम में नहीं लेते और इनको वो क्या कहते हैं, रीतिबद्ध। ये सवाल पिछले स्कूल लेक्चर में आया है, ध्यान रखना। यानी परिभाषा देते हैं, परिभाषा ऐसा वर्ग जिन्होंने लक्षणों के आधार पर अपने लक्ष्य ग्रंथों की रचना की, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वो वर्ग है, कैसा है, वो रीतिबद्ध है। तो नगेंद्र के अनुसार रीति सिद्ध कौन सा है, मैंने कहा नहीं, नाम ही नहीं लिया इन्होंने लिया ही नहीं है।
ये 3 वर्ग लेते हैं। कौन से? एक ये हो गया आपके रीति कवि, दूसरा रीतिबद्ध, तीसरा रीति मुक्त, तीसरा रीति मुक्त घनानंद बोधा आलम ठाकुर, ये 3 हो गए वर्ग। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। सवाल कॉलेज लेक्चर में आया था कि सर्वमान्य वर्गीकरण वो किसका है? वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। सर्वमान्य वर्गीकरण है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। बद्ध सिद्ध मुक्त, मुक्त पर किसी को कोई विवाद नहीं है। घनानंद बोधा आलम ठाकुर सब लोगों ने इस वर्ग में ले लिए। हाँ, नाम भले कई किसी ने स्वच्छंद काव्य धारा रखा है, कईयों ने कह रहे रीति मुक्त रखा है, कईयों ने मुक्त रीति रखा है, लेकिन कवि वो के वो है कह रहे। और इन पर विवाद है, विवाद है तभी तो बता रहे, यानी रीति सिद्ध उनके हो गए रीतिबद्ध, पर ये उनके रीति काव्य। तो बिहारी के बारे में सवाल रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कवियों को 2 भागों में बांटा है। एक का नाम, एक वर्ग का नाम है रीति ग्रंथकार कवि, और एक को कहेंगे आप अन्य कवि। रीति ग्रंथकार में संख्या है 57, ये आंकड़ा याद रखना होगा। अन्य कवियों में संख्या है 46, ये भी आपको आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। इतने कवि आपको इस रीति काल में पढ़ने पड़ेंगे। फिर भी रीति काल क्या है? शॉर्ट है, फिर भी शॉर्ट है। मुख्य मुख्य कवि कौन से रहेंगे? देखिए आपके मुख्य मुख्य कवि जैसे ये रहेंगे आपके, ज्यादा नहीं है, 3 तो ये भाई है। ये आपके कुछ रहेंगे जो मुख्य रहेंगे, थोड़े यूं, इनमें से आपके सवाल आ जाएगा। कम ये ज्यादा है नहीं, मैंने पहले ही कहा ना। क्या कह रहे हो? 57 सारे नहीं पढ़ने, मुख्य मुख्य कवि रहेंगे, जैसे कि चिंतामणि, भूषण, मतीराम, फिर भी यारी है, देव है, भिखारी दास, फिर आपके कवि दूलत, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, इनका मोटा योगदान नहीं रहेगा। इनमें से एक सवाल आ जाएगा, इनमें से आपके 2 सवाल आ जाएंगे, इनमें 1 सवाल आ जाएगा, और छूटे होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कुछ प्रमुख कवि रहेंगे यूं। इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। इनके बारे में तो आपको जो सारी परिभाषा है ना शुक्ल की, वो सब आपको याद करनी। पद्माकर के प्रताप साई के बारे में, मतीराम के बारे में, फिर देव के बारे में, बिहारी के बारे में, इन चारों के बारे में, केशव के बारे में, जसवंत सिंह के बारे में, भिखारी दास, हिंदूपति का आश्रित कवि, इनके बारे में तो आपको जितनी परिभाषा है ना, तो आपको हूबहू याद। कहीं इनकी सी, विशुद्ध रस, साक्षात रस मूर्ति, हालांकि लक्षण ग्रंथों का निरूपण नहीं किया, एक एक करके कह रहे। अब है इस काल के अन्य नाम। रीति काल के अन्य नाम। और रीति काल में क्या है, जैसे कि तो इसमें आपको श्रृंगार मिलेगा, नहीं मिलेगा? रस मिलेगा, और रस में मोस्टली कौन सा रस? श्रृंगार रस। इसमें आपको काव्य के अंग मिलेंगे। काव्य के अंगों में आपको क्या मिलेगा? एक आपका अलंकार भी मिलेगा, और रस के बारे में तो निरूपण होगा ही होगा कह रहे हैं। तो अन्य नामों का मतलब यही है कि ये जो रीति का नाम है, एक तो ये देन किसकी है? ग्रियर्सन, नहीं ग्रियर्सन ने ये नाम नहीं दिया है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में जो 11 खंड किए थे,
उनमें जो 7वां अध्याय है वो आपके रीति काव्य ही है। इसका मतलब ये हुआ ग्रियर्सन ने ये नाम रखा तो है कह रही है, लेकिन हमारे सामने जो रीति काल नाम है, रीति काल, ये रीति का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की देन है। और नगेंद्र जी ने कहा है कि आप जो कह रहे हो वो सही है, कह रहे आपत्ति नहीं है नगेंद्र को। रीति काल के लिए रीति काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको मान्यता दी है, कह रहे। अब अलग अलग है, जैसे कि मिश्र बंधु आते हैं, उन्होंने रीति काल को क्या कहा है? श्रृंगार नहीं, अलंकृत, अलंकृत काल का है, अलंकृत काल। अब इसका अर्थ क्या है, खंडन कैसे करते हैं? मिश्र बंधु ये कह रहे कि इस काल में अलंकारों की रचना प्रभुत रूप से हुई है, कह रहे हैं। तब सवाल उठता है, जैसे आदि काल के किसी का सिद्ध सामंत है तो क्या केवल सिद्ध और सामंतों ने रचना की? किसी का चारण काल तो क्या केवल चारणों की मिलेगी? तो आप किसी वर्ग विशेष के नाम पर आप काल के विभाजन नामकरण नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि अलंकारों की रचना, हाँ अलंकार रचना हुई, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन छंद रस गुण के बारे में भी लिखा गया है, यानी काव्य के बाकी अंगों के बारे में भी लिखा गया है। काव्यांगों का चित्रण हुआ है, केवल एक अंग अलंकार का नहीं। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल नाम दिया, और खंडन ये ऐसे हो गया कि अलंकारों के अतिरिक्त भी अन्य अंगों का भी इसमें क्या है, निरूपण या चित्रण हुआ है, कह रहे। हमारे तो सवाल याद रखना हम लोगों को कि मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा। रीति काल के लिए रीति काव्य या ग्रियर्सन ने भी शब्द का प्रयोग तो जरूर किया है। ग्रियर्सन का हमारे सवाल ये रहता है कि 7वां अध्याय, ये सवाल रहता है ग्रियर्सन का। रीति काल के लिए रीति काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग आचार्य शुक्ल दिन किया है। नगेंद्र ने भी इसको यही मान्यता दी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये कह रहे हैं, इस काल में कह रहे रसों का निरूपण हुआ, रस में विशेष रूप से श्रृंगार रस का, और हमारे यहां सवाल रहेगा ये, और कथन संगत है, इस काल में श्रृंगार रस की रचना आपको लॉट ऑफ मिलेगी, कह रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप काल का इनाम श्रृंगार काल रख दो, तो फिर दूल्हा जी किधर जाएंगे? कवि कुल कंठा भरण वाले, पद्माकर कहां जाएंगे? पद्माभरण वाले, जसवंत सिंह कहां जाएंगे? भाषा भूषण वाले। ऐसा नहीं है कि केवल रस और रस में श्रृंगार रस है, ये नहीं है। हाँ, इस काल में सर्वाधिक रचनाएं आपको श्रृंगार रस की मिलेगी, इसलिए आचार्य शुक्ल ने भी इस काल पर बड़ी आपत्ति नहीं की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे, इस काल में कह रहे वीर और श्रृंगार रस की रचनाएं मिलेगी आपको। उसमें भी कह रहे श्रृंगार रस की रचनाओं को दीकता को देखते हुए अगर कोई श्रृंगार काल नाम देना चाहे तो दे सकता है, मुझे इसमें कोई भारी आपत्ति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रृंगार रस की रचनाएं तो आपको ज्यादा मिलेगी, ये तो तय है, कह रहे ये तो है ही है। श्रृंगार रस की रचनाएं मिलेगी, नायक नायिका भेद का चित्रण मिलेगा, नायिकाओं के भेद मिलेंगे, ये तो रहेंगे। हमारा सवाल है कि श्रृंगार काल नाम देने वाले कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रृंगार काल पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं की। वो ये कहते हैं इस काल में वीर और श्रृंगार रस की रचनाएं सर्वाधिक हुई। उसमें भी कह रहे हैं श्रृंगार रस की रचनाओं की प्रधानता को देखते हुए अगर कोई श्रृंगार काल नाम देना चाहे दे सकते, ये सवाल आ सकता है। इतना महत्वपूर्ण कथन है आचार्य शुक्ल जी के यहाँ पर, यानी श्रृंगार काल, अलंकार काल, रीति काल, एक और है जो इन्होंने कला काल का हमारा ट्रिक है। रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल, ये हमारा टॉन है, ट्रिक है। रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल, रसाल कला काल, रसाल कला काल, रसाल कला काल, रसाल कला काल। एक सीधा आप रट्टा मार लोगे, उसके बाद त्रिलोचन आएंगे एक। ये तो आपको रीति काल के नाम याद रखने। त्रिलोचन, त्रिलोचन ने रीति काल को अंधकार काल कहा है। एक और सवाल है, रीति काल के नाम सुमेलन करना, स्पेशली सेकंड ग्रेड का सवाल रहेगा। ग्रियर्सन ने इसके लिए रीति काव्य शब्द का प्रयोग किया। रीति काल के लिए रीति काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका
समर्थन किया। रीति काल को अलंकृत काल नाम है, मिश्र बंधु विनोद में मिलता है, मिश्र बंधुओं ने दिया। रीति काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। और आचार्य शुक्ल का कथन रीति काल को कला काल है, रमाशंकर शुक्ल रसाल देते हैं। और रीति काल को अंधकार काल नाम त्रिलोचन देते हैं। रट लेना, रट सीधा रट के घोट के पी लेना यूं, क्योंकि सेकंड गेट में ये ऊपरी सवाल पूछ जाते हैं और फर्स्ट गेट में सवाल गूढ़ आएंगे, गूढ़ बड़े गहरे सवाल पूछे जाते हैं। कथन आएंगे, कथन कथन संगत असंगत संगत असंगत कथन आएंगे। और हमारे साथ साथ चल ही रहे हैं, एक एक कवि के बारे में रहेगा, कवि के बारे में, कवियों के बारे में कथन रहेंगे। देव के बारे में संगत असंगत है, पद्माकर के बारे में संगत असंगत है। पद्माकर ने हालांकि एक वीर रस प्रधान रचना है उनकी, फिर भी पद्माकर का सवाल ऐसे पूछा गया है, 4 कवियों के नाम देकर इनमें से कौन वीर रस के कवि नहीं है, जबकि पद्माकर होते हुए भी वहां जो बाकी के 3 कवि थे उनकी वीर रचनाएं और ज्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण पद्माकर को वहां से काट दिया है। ऐसे सवाल पूछ जाएंगे। देव के बारे में, देव को आचार्य और कवि दोनों कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। निम्न कौन जो आचार्य थे हैसियत से आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या इनके केवल अलंकार के ग्रंथ है, केवल रस के ग्रंथ है या अलंकार के नहीं है। कौन ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता है, कौन कह रहे अपने श्लेष के लिए जाना। ऐसे सवाल आएंगे हमारे फर्स्ट गेट में, कथन आएंगे। उसके बाद कुछ आपके रचनाएं याद रखनी होगी, रचना पूछी जाएगी, निम्न में कौन सी रचना है या नहीं है, कौन इनकी है। 2-4 पढ़ लीजिए तो ही वो 12वां का एक अध्याय है अन्य कवियों। 11 और 12 का हमेशा विवाद रहेगा। 12वें खंड का नाम क्या है? अन्य। हाँ, तो अन्य के विविध कवि हो गए, फिर 12 हो गए ना। वो एक लास्ट में क्या लिखवाया, तो अगर नहीं आए तो 11 का भी ध्यान रखना होगा आपको। 12 है, 12 विविध कवियों को मिलाकर 12 दे, क्योंकि प्रत्येक काल में जो कवि छूटे हैं ना उनको एक जगह डाल दिया लास्ट में, कौन से? विविध कवियों में। तो यूं तो 12 हो जाएंगे, 12-11 हमेशा रहेगा। ये 12 मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि हमने मूल स्रोत मंगाया और उसके जो अनुक्रमणी का थी उसमें 12 थे, आपको लास्ट मैंने 12 लिखवा दिया। लेकिन 12 विकल्प नहीं है तो आप क्या करोगे? 11। ये जो नामकरण है ना, नामकरण ये 11 तक है। 12वां विविध या अन्य कवि एक साथ डाल दिए और इन 11 में जैसे 7 है और 11-12 दोनों है तो आपको 12 करना ही है, इसमें आपको संदेह रहना ही नहीं है। नाम उसके